नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK कोचिंग क्लासेज में। मैं भावना गहलोत लेके आई हूँ कक्षा 8 के साइंस के मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया यानी कि खरपतवार कहते किसे, पहले तो हम ये देखते हैं। खरपतवार अवांछित पौधे, जब हम फसल उगाते हैं उसमें जो अवांछित पौधे उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। यानी कि हमने फसल उगाई है, जैसे हमने गेहूं बाजरे जिसकी भी फसल उगाई है, उसके साथ अगर कोई अन्य घास उग जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, खरपतवार। और खरपतवार को हटाने की प्रोसेस को हम कहते हैं निराई या गुड़ाई। निराई गुड़ाई कहते हैं। तो हमें इसमें खरपतवार हटाने को कहते हैं, यानी खरपतवार किस प्रक्रिया द्वारा हटाई जाती है, तो निराई द्वारा हटाई जाती है। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा जो बारिश के मौसम में जो फसलें उगाई जाती हैं उनके अंदर की जाती है। और थ्रेसिंग, इस प्रोसेस को कहते हैं धान को भूसे से अलग करना या किसी भी फसल को भूसे से अलग करना, ये कहलाती है हमारे थ्रेसिंग। और बुआई, बुआई क्या होती है हमारे, जब हम हल चलाकर मिट्टी को पोला बना देते हैं, उसके बाद जब हम बीज बोते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बुआई। कटाई, जब फसल हमारी पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है तो जब हम उसे काटते हैं, उसे जमीन से अलग करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कटाई। तो हमारे पास है खरपतवार हटाने को कहते हैं, खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, खरपतवार हटाने को हम निराई कहते हैं। क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। फिर आती है बुआई। तो बुआई किसे कहते हैं, जब हम फसल जब हम बोते हैं तब उस मिट्टी को पोली करते हैं, उसके बाद में जब हम बीज बोते हैं उसे बुआई कहते हैं। थ्रेसिंग, जब जो भी फसल को हम उसके दाने से उसके तने को अलग करते हैं तो उसे थ्रेसिंग कहते हैं। कटाई, जब हम फसल को पूर्ण रूप से परिपक्व होने के बाद काटते हैं उसे कटाई कहते हैं। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बनते हैं, कृषि किसे कहते हैं, तो आप इस फर्स्ट चैप्टर में से याद करोगे कि खरपतवार हटाने को कहते हैं, तो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, कि फलीदार पौधे की फसल द्वारा भूमि में जिस तत्व की मात्रा बढ़ती है वह है। तो अपना सेकंड क्वेश्चन है कि फलीदार पौधों से फसल द्वारा भूमि में किस तत्व की अधिकता पूरी की जाती है, किस तत्व की मात्रा को बढ़ाया जाता है। तो फलीदार पौधों के द्वारा नाइट्रोजन तत्व की मात्रा को बढ़ाया जाता है। जो फली युक्त पौधे होते हैं, फलीदार पौधे, जो नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन और हिंदी में कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं।
तो हमारा क्वेश्चन है कि फलीदार पौधे किस यानी फलीदार पौधों की फसल द्वारा भूमि में किस तत्व की मात्रा को बढ़ाता है, तो वो होता है नाइट्रोजन। और जब फलीदार पौधे नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। इसीलिए हमारे जब भी हम फसल बोते हैं तो एक फसल काटने के बाद में हम क्या करते हैं, फलीदार पौधों की सब्जी बोते हैं या फलीदार जो भी पौधे होते हैं उनको बोते हैं, जिससे क्या होता है हमारे मिट्टी में जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जो कमी हो चुकी है दूसरे पौधे के कारण, तो वो क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक फसल के बाद में दूसरी फसल हमेशा फली वाली बोने की कोशिश करते हैं। तो हमें पूछा गया है फलीदार पौधों की फसल द्वारा भूमि में किस तत्व की मात्रा बढ़ती है, वे है यानी वे तत्व कौन सा है जिससे हम भूमि में या मिट्टी में नाइट्रोजन की यानी कि फलीदार पौधे द्वारा किस तत्व की वृद्धि की जाती है मिट्टी में, तो वो कौन सा तत्व होता है, नाइट्रोजन तत्व होता है। और याद रखेंगे नाइट्रोजन को N2 और ऑक्सीजन को O2 द्वारा लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फिर थर्ड क्वेश्चन आपका आता है, मलेरिया परजीवी का वाहक है, यानी कि मलेरिया जो रोग होता है उसमें कौन सा परजीवी वाहक होता है। हमें पता है, हमें मलेरिया किससे होता है, एक मच्छर के काटने से होता है। तो हम उसे मच्छर का वैज्ञानिक नाम बताएंगे कि हमारे वो कौन सा मच्छर है जिसके कारण हमें मलेरिया रोग होता है। तो मलेरिया आपको पूछ लिया जाए मलेरिया किसके कारण होता है, तो मलेरिया परजीवी जीव के कारण होता है। और वो कौन सा परजीवी है जिसके कारण हमें मलेरिया रोग होता है, तो वो जीव होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर, जिसके कारण हमें मलेरिया रोग होता है। ये कौन सा मलेरिया रोग होता है किसके कारण, परजीवी जीव के कारण होता है। और वो परजीवी जीव कौन सा है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। चेचक के टीके की खोज की थी, यानी चेचक जो रोग है वो उसको खोज की, उस रोग के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आप क्या की थी, एंजाइम्स की खोज। ठीक है, लुई पाश्चर द्वारा किण्वन विधि को दर्शाया गया है। और रॉबर्ट कोच द्वारा हमारे हैजा रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। यानी कि जो रॉबर्ट कोच ने हमें बताया था कि हैजा रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, तो हम ये चीज किसने बताई थी, रॉबर्ट कोच ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। लुई पाश्चर ने क्या बताया था, किण्वन विधि के बारे में हमें बताया था। और फिर आते हैं हमारे वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमें बताया था एंजाइम्स के बारे में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है, यानी कि हमारे जो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो 7-8% हमारे प्रकृति में क्या है, नाइट्रोजन उपस्थित है। हमारे प्रकृति में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है, 78%। नाइट्रोजन को N2 द्वारा लिखा जाता है और ये हमारी प्रकृति में 78% पाई जाती है। फिर बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर की CNG का पूरा नाम है, CNG। तो C से आता है आपके संपीड़ित, N से प्राकृतिक, G से गैस, और इंग्लिश में लिखते हैं हम कंपोज नेचुरल गैस। ये होता है आपका CNG का पूरा नाम, जो हमारे ऑप्शन नंबर में दे रखा है कि CNG का पूरा नाम क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इंग्लिश में कंपोज्ड नेचुरल गैस। G को हम गैस ही लिखते हैं इंग्लिश में भी, और N से होता है नेचुरल, नेचुरल को हम हिंदी में प्राकृतिक कहते हैं, और कंपोज्ड को हम कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये था आपका क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर कि मोमबत्ती के आंशिक दहन के माध्यम
मध्य भाग का रंग होता है। तो हम जब मोमबत्ती का दहन करते हैं तो हमें हमारे मोमबत्ती के दहन में 3 क्षेत्र प्राप्त होते हैं, आंतरिक, मध्य और बाह्य। तो हमें पूछा गया है मध्य भाग। मध्य भाग जब जलता है तो ये अपूर्ण दहन होता है और इसके कारण पीले कलर की हमें पीले रंग की ज्वाला दिखाई देती है और ये ज्वाला कैसी होती है? चमकीली। कौन सा दहन होता है? चमकीला। जब ये जलती है तो पीला कलर प्लस चमकीला दिखाई देता है। तो मोमबत्ती के आंशिक दहन वाले मध्य भाग का रंग कैसा होता है? पीला होता है और चमकीला कलर का दिखाई देता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 की मोमबत्ती के आंशिक दहन यानी कि अपूर्ण दहन से वाले मध्य भाग में किस कलर की लौ दिखाई देती है? तो हमें पीले कलर की लौ दिखाई देती है और चमकीला कलर होता है। बढ़ते आगे वाली क्वेश्चन की ओर कि भारत का प्रथम आरक्षित वन है। भारत का पहला आरक्षित वन कौन सा था? भारत का पहला आरक्षित वन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये बड़ी गिलेरी, मोर के लिए आरक्षित वन है। इसको आरक्षित 1927 में प्रथम बार भारत में आरक्षित वन किए गए थे। तो भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कब किया गया था? 1927 में किया गया था। और बड़ी गिलेरी और मोर के लिए ये आपके आरक्षित क्षेत्र होता है। अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। वनों को काटने से किस गैस की वायुमंडल में वृद्धि होती है? तो वनों को काटने से हमें पता है, हम जब भी वन पेड़ होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर, वे ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि द्वारा होता है। तो अब हमें पूछा गया है कि वनों को काटने से वायुमंडल में किस में वृद्धि हो जाती है? किस ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की या नाइट्रोजन, किस तत्व की वृद्धि हो जाती है? तो किसकी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? अंदर लेता है। अगर वनों को हम काट देंगे तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होगा ही नहीं, तो वो प्रकृति में क्या हो जाएगी? ज्यादा मात्रा में हो जाएगी। तो हमारे जब हम वनों को काटने से किस गैस की अधिकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है। ये भी आपके तीनों ही गैस है। ऑक्सीजन को हम O2 से, नाइट्रोजन को N2 से, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से और ऑर्गन को AR से प्रदर्शित करते हैं। आर्गन एक अक्रिय गैस होती है। मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाती है ऑक्सीजन। और पौधों द्वारा उत्सर्जित यानी कि बाहर निकाली जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य द्वारा बाहर और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा अवशोषित। और नाइट्रोजन गैस का हम अगर उपयोग देखें तो हम जब पंचर बनवाने जाते हैं तो हमारे टायर में जो हवा डाली जाती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 आता है कि पीयूष ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर कहाँ पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि हमारे पाई जाती है मस्तिष्क के अंदर। हृदय में हमारे, गले में हमारे पाई जाती है थायराइड ग्रंथि। वृषण में हमारे टेस्टोस्टेरोन या पुरुष हार्मोन।
ये हमारे गले में थायराइड ग्रंथि, जिससे हमारे थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो ये हमारे आता है क्वेश्चन नंबर 10 कि पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। पीयूष ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित किया जाता है। पीयूष ग्रंथि द्वारा कौन सा? वृद्धि हार्मोन। गले में कौन सी ग्रंथि होती है? थायराइड ग्रंथि, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। वृषण, इसमें कौन सा हार्मोन निकलता है? पुरुष या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित किया जाता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न में से स्त्री हार्मोन है। तो निम्न में से स्त्री हार्मोन क्या होता है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन। जब मनुष्य में शर्करा की कमी हो जाती है या हमें मधुमेह रोग हो जाता है, तो इसमें हमें इंसुलिन के टीके लगाए जाते हैं, जो कि अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन वृषण द्वारा पुरुषों में उत्सर्जित किया जाता है। तो स्त्री हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। और अग्नाशय द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। और थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है, जो कि हमारे गले में होती है, ये हमारे पेट में होती है। और एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा स्रावित किया जाता है। तो ये था आपके निम्न में से स्त्री हार्मोन है एस्ट्रोजन। कहाँ से स्रावित होता है? अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं कि घर्षण कम करने वाले पदार्थ को कहते हैं। घर्षण कम करने वाले पदार्थ का नाम है। तो घर्षण कौन कम करता है? स्नेहक। यानी कि हम किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर अगर घिस रहे हैं, तो उस घर्षण को कम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? स्नेहक का इस्तेमाल करते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी के केंद्रीय भाग को कहते हैं। पृथ्वी के केंद्रीय भाग को कहते हैं भूप्रपट। पृथ्वी के केंद्रीय भाग को कहते हैं, पृथ्वी के केंद्रीय भाग को आंतरिक क्रोड कहते हैं। ये हमने बनाई पृथ्वी, ये सबसे सेंटर वाला हिस्सा, तो इसको क्या कहते हैं हम? आंतरिक क्रोड। फिर इसके बाहर वाले हिस्से को हम कहते हैं बाह्य क्रोड। फिर इसके बाहर वाले हिस्से को हम कहते हैं प्रवार या मेंटल। फिर इसके बाहर वाली सतह को हम कहते हैं भूपर्पटी। तो ये होती है आपके पृथ्वी की संरचना। सबसे अंदर क्या होता है? यानी कि केंद्र में ये जो सेंटर है, ये आपको क्या कहलाता है? आंतरिक क्रोड। उसके बाहर वाली सतह को हम कहते हैं बाह्य क्रोड। फिर इसके बाहर वाली सतह को हम प्रवार यानी कि मेंटल कहते हैं। और सबसे बाहर वाली सतह को हम कहते हैं भूपर्पटी कहते हैं। तो हमें पूछा गया है केंद्रीय भाग, यानी केंद्रीय यानी कि सेंटर भाग, जो सेंटर में उपस्थित होता है। तो हमारे सेंटर में क्या है? आंतरिक क्रोड। तो हमारे पास आ गया ये आंतरिक क्रोड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर होता है ब, आंतरिक क्रोड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन डी से रिकेट्स। तो हमारे पास में विटामिन ए द्वारा पूछे गया तो रतौंधी, विटामिन बी द्वारा पूछे तो बेरी, विटामिन सी द्वारा पूछे तो स्कर्वी और विटामिन डी द्वारा पूछे तो स्कर्वी रोग, रिकेट्स रोग होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। फिर आता है जब प्रकाश किरण किसी दर्पण से टकराती है तो वे किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करती है? यानी कि हमारे पास है सूर्य और हमें दे रखा है एक दर्पण। जब ये सूर्य के प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ेगी तो ये क्या हो जाएगी? अपने प्रकाश को परिवर्तित कर देगी, यानी कि सूर्य से आने वाले प्रकाश को परिवर्तित कर देगी, चाहे वे
सूर्य का प्रकाश हो, बल्ब का प्रकाश हो, तो ये जो भी प्रकाश आता है उसे क्या करती है, टकराकर परिवर्तित कर देती है अपनी दिशा को। तो हमें इस क्वेश्चन में लिखना है, जब प्रकाश किरण किसी दर्पण से टकराती है तो वह अपनी दिशा में परिवर्तन करती है। अपनी दिशा को बदल देती है। जब भी कोई प्रकाश किसी दर्पण से टकराता है तो वे क्या करता है, अपने प्रकाश यानी कि अपनी जो दिशा होती है उसको परिवर्तित कर देती है। फिर आता है हमारे तड़ित चालक क्या है, कि तड़ित चालक क्या होता है। तड़ित चालक ये एक ऐसी युक्ति है जो भवनों को तड़ित से बचाने का कार्य करती है। हम आज तड़ित के बारे में देखते हैं कि तड़ित क्या होता है। ये बिजली का पर्यायवाची होता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से टकराती है और उस टकराहट से जो कड़कता है उसे क्या कहते हैं, हम तड़ित कहते हैं। जैसे हमारे पास में बिजली है, हमने देखा है कि बिजली अगर किसी घर पे पड़ जाती है, बिजली जब बारिश का मौसम होता है तब बिजली गिरती है तो वहाँ पे कड़कड़ाहट होती है, तो उसे क्या कहते हैं, तड़ित चालक कहते हैं। तो ऐसे कोई युक्ति होती है जिसे हम घरों की छतों पर लगा देते हैं, तो वो कौन सी युक्ति होती है, तड़ित चालक होती है। जिससे क्या होता है, हमारे घरों में जब बिजली कड़कती है तो हमारे घरों को कोई भी नुकसान नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम तड़ित चालक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किन्हीं दो सुचालक के नाम लिखिए। तो कोई ऐसे दो सुचालक, सुचालक का मतलब होता है विद्युत प्रवाहित करने की क्षमता होती है। यानी कि ऐसे माध्यम जिनमें विद्युत आराम से प्रवाहित हो जाती है, ऐसी दो धातु के नाम लिखिए। तो पहली धातु होती है आपके तांबा और दूसरी है एल्यूमिनियम। ये आपके दो धातु है जो क्या करती है, विद्युत के सुचालक होती है। और हम देखते हैं कुचालक और सुचालक में डिफरेंस। एक होता है कुचालक जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती, और इसमें क्या होती है, विद्युत प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन कौन सी ग्रंथि द्वारा होता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन गले में उपस्थित यानी कि गले में उपस्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन
स्रावित होता है। तो हमें पता है कि थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, गले में थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। और इसकी अधिकता यानी कि इसकी अधिकता से क्या होता है, आयोडीन बढ़ेगा, और आयोडीन की मात्रा बढ़ेगी तो हमें गलकंड रोग, गलकंड रोग होने की अधिकता रहती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ से होता है, गले की थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, और इससे क्या होती है, आयोडीन की मात्रा बनी रहती है। और अगर थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता होती है तो आयोडीन की अधिकता होगी, आयोडीन की अधिकता होगी तो गलकंड रोग होगा, और इसमें हमारा गला फूल जाता है जिसमें स्वेलिंग आ जाती है, और यही क्या कहलाता है, गलकंड रोग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं 19वां क्वेश्चन कि अग्नाशय कौन सा हार्मोन स्रावित करता है जो मधुमेह रोग को नियंत्रित करता है। तो मधुमेह रोग क्या होता है, और अग्नाशय ग्रंथि कहाँ होती है, हमारे पेट के अंदर होती है, जो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण करती है। कौन सी ग्रंथि करती है, अग्नाशय ग्रंथि करती है। यह कहाँ पर उपस्थित होती है, हमारे पेट के अंदर उपस्थित होती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। और ये कौन से रोग को ठीक करने में मदद करती है, मधुमेह रोग को नियंत्रित करने में मदद करती है। फिर आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है कि वृद्धि हार्मोन को स्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम लिखिए। तो वृद्धि हार्मोन द्वारा हमारे वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जो कि हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होती है। तो वृद्धि हार्मोन हमारे शरीर की वृद्धि यानी कि जितने भी अंग हैं उनकी वृद्धि करने में हमारे किस हार्मोन की अधिकता चाहिए होती है, वृद्धि हार्मोन की अधिकता चाहिए होती है। वृद्धि हार्मोन कौन करता है स्रावित, पीयूष ग्रंथि करती है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज के इस लास्ट क्वेश्चन को और इस वीडियो को।